आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक और कक्षा 12 की ग्रामर का एक विशेष टॉपिक लेकर, सिंथेसिस। हालांकि ये 2 अंक का ही आता है, लेकिन अंक तो अंक हैं, एक एक अंक से घड़ा भरता है। तो सिंथेसिस आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। सिंथेसिस का अगर हिंदी अर्थ करें तो इसका मतलब होता है संश्लेषण। और विज्ञान में क्या परिभाषा पढ़ी थी आपने कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे सिंथेसिस या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह यहां 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस कंबाइन होकर जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो वो सिंथेसिस कहलाता है। तो सीधी सी बात है, आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा कि 2 सेंटेंस दिए होंगे और वो आपसे कहेगा कि यूजिंग दैट या इन्फिनिटिव, जो भी कुछ है इन्फिनिटिव के अलावा पार्टिसिपल का प्रयोग करके इनको जोड़िए। तो अब मैं सारे जो चीज संभव हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा के आधार पर, उन सभी विधियों को यहां आपको बहुत ही सहजता के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण मैंने लिए और इस वीडियो के अंत में जितनी भी विधि और ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ट्रिक्स में बीच में बताऊंगा कि कैसे इनको जोड़ते हैं। भाई अगर आपके कुछ समझ में नहीं आए तो कैसे जोड़ें, उसकी ट्रिक्स वीडियो के मध्य में आपको मिलेगी और अंत में आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर ढेर सारे प्रश्न भी मैं हल कराऊंगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंथेसिस की परिभाषा से। वैसे मैंने अभी बताया था, सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंगल। तो मैंने बता ही दिया था कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे सिंथेसिस कहा जाता है। विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल मीनिंग, जो दोनों या तीनों वाक्यों का जो ओरिजिनल अर्थ है उसको नहीं बदलना होता है, कि अर्थ वही रहे और जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाए 2 या 3 से अधिक वाक्यों का, तो वही सिंथेसिस कहलाता है। देखो, सिंथेसिस इज द आर्ट ऑफ जॉइनिंग मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। जोड़कर हम या तो सिंपल 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे करेक्टली एंड एलिगेंटली। ठीक है भाई। पर्पस क्या है भाई? इट हेल्प्स मेक राइटिंग मैच्योर। इससे हमारी जो राइटिंग है वो मैच्योर लिखती है। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, अब चिंता ना करें, थोड़ा सा मैंने इसकी भूमिका आपको लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना ढंग से। ठीक है भाई। अब जो सबसे ज्यादा 3 जो तरीके हैं कि कैसे हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेसों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, वो मुख्यतः 3 है। मैं आगे 4 विधि और आपको बताऊंगा तो टोटल हो जाएंगी 7। ठीक है। तो पर मुख्य 3 है। पहला है सबसे ज्यादा जो बहुतायत में प्रयोग होती है, यूजिंग पार्टिसिपल, और यही सबसे ज्यादा आता है, यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है भाई। और पार्टिसिपल आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके, ईडी फॉर्म का प्रयोग करके या ईएन वर्ब में लगाकर हम पार्टिसिपल बनाते हैं भाई। दूसरा नंबर है यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हु, हुम, विच, दैट, हुज, वेयर, व्हेन, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग करके भी हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़कर एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरी जो विधि है, यूजिंग कंजक्शन एंड लिंकर्स, अर्थात कंजक्शन और लिंकर्स का प्रयोग करके भी हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ सकते हैं। और कंजक्शन जो मुख्य आपने पढ़े थे, ऑल्दो या दो, बिकॉज, सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, टू, एज, इनका प्रयोग करके भी हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए अब पहले नंबर पर आ जाते हैं, दी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बने रहिए। इज यूज्ड
when the first action is fully completed before the second action begins। अर्थात इस विधि का प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं जोड़ने के लिए, जब दो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हो और पहली घटना पूर्ण हो जाए, उसके बाद दूसरी अगर शुरू हो, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। तब देखिए दो कार्य हुए ना, उसने होमवर्क समाप्त किया है और वो खेलने के लिए बाहर गया है। तो पहले काम कौन सा हुआ है, होमवर्क समाप्त किया है, दो एक के बाद एक हो रहे हैं ना, और फिर उसके बाद वो खेलने के लिए बाहर गया है। तो कैसे लिखेंगे, अब इसमें हैविंग का प्रयोग कीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हैविंग और फिर फिनिश्ड, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब फुल स्टॉप की बजाय कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और ही जो कैपिटल से शुरू है ऐसे उसको स्मॉल करके लिखेंगे, ही वेंट आउट टू प्ले। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। जब दो कार्य एक के बाद एक हो रहे हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। अब आई समझ में ना, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। दूसरा वाक्य देखिए, शी वाज टायर्ड फ्रॉम द जर्नी, वो अपनी यात्रा से थक गई थी। शी फेल एस्लीप क्विकली, इसलिए जल्दी सो गई। तो देखिए आप हैविंग से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके सर हैविंग थोड़ा सा बड़ा लगता है तो आप ऐसा कर लीजिए, आप कि आप इसको हटाइए और यहां से शुरू कीजिए, टायर्ड। कैसे लिखेंगे, टायर्ड, अच्छा इसको मैं बड़ा कर देता हूं यार, छोटी स्क्रीन पे चलेगा नहीं, तो इतना सही है। तो टायर्ड फ्रॉम दी जर्नी, और फिर कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप की बजाय कॉमा लगेगा। सी फेल एस्लीप क्विकली, और अब फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है भाई, चलिए इसको देखते हैं, और थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये कुछ चल नहीं रहा है, 10 चलिए, ओ या 9, हाँ। अब देखिए, द थीप सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। कैसे, सोचिए, पहले पुलिस को देखा फिर चोर भागा। तो हैविंग सीन द पुलिस द थीफ रैन अवे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। आप यो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीइंग, आप सीइंग से शुरू कर सकते हैं, सौ की बजाय सीइंग कीजिए, सीइंग दी पुलिस, कॉमा लगाइए, द थीप रैन अवे। अब आप कहेंगे सर आपने ही क्यों नहीं लगाया, यहां कॉमा के बाद ही क्यों नहीं लगाया। अरे ही किसके लिए आया है, द थीप के लिए, और पहले थीप का प्रयोग नहीं हुआ है तो ही नहीं लगा सकता, पहले संज्ञा ही लगाना पड़ेगा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, द थीप रैन अवे, और अब फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है भाई, ऐसे इसको ऐसे भी बना सकते थे, हैविंग सीन द पुलिस द थीप रैन अवे। तो मैंने ये तीनों तरीके आपको बता दिए, हैविंग से भी बना सकते हैं, थर्ड फॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म से भी इसको शुरू कर सकते हैं। अभी आप चिंता ना करें, बहुत ढेर सारे प्रश्न आगे आ रहे हैं और उनका मैं समुचित अभ्यास आपको कराकर ही इस वीडियो को समाप्त करूंगा, पर शर्त यह कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। देखिए मैं वैसे नहीं कह रहा, मेरा कोई इसमें लाभ वाली बात नहीं है कि मैं वीडियो आपको क्यों बनाता हूं, ना मुझे प्रसिद्धि की जरूरत है ना पैसों की जरूरत है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट तनख्वाह काफी देती है, पर मेरा एक पैशन है, मैं शुरू से ही ऐसा हूं,
जब से मैंने नौकरी की मतलब लगी है, मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता हूं। अब तो चलो यूट्यूब का जमाना है, जब यूट्यूब नहीं था तब के प्रश्न पत्र भी मेरे पास रखे। मैं 1997 से ये कार्यक्रम शुरू किया था कि बच्चों को बोर्ड पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के आधार पर तैयारी कराई जाए, और मैं अब तक इसमें सफल रहा हूं। अब चूंकि मैं अपनी नौकरी के अंतिम चरण में हूं, तो फिर जो मैंने शुरुआत में शुरू की थी जो योजना, उसको मैं भाई क्यों समाप्त करूं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। बाकी मुझे यूट्यूब से ना तो पैसा कमाना है, क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, और मैं केवल परीक्षा के दिनों में वीडियो डालता हूं। तो ये चैनल सुसुप्त अवस्था में, इससे कोई 10 पैसे की आय नहीं होती। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक पहले इनको आपको लिखता हूं इन प्रश्नों को, फिर लिखने के बाद इसको वीडियो शूट करता हूं, फिर एडिटिंग करना पड़ता है, फिर अपलोडिंग करनी पड़ती है, थंबनेल से लेकर बहुत, मतलब एक वीडियो को बनाने में 3-4 दिन आराम से लग जाते हैं। तो ये कोई कम बात नहीं है कि इस उम्र में, जिस उम्र में मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, बीपी की शिकायत भी हो सकती है और 50 तरह की बीमारी है, मैं आपके लिए 2-3 बजे तक जागता हूं। तो आप एक लाइक की नहीं कह रहा हूं, पर मित्रों के साथ शेयर करते हैं। जब क्योंकि मैं जब भलाई के लिए कोई वीडियो बना रहा हूं, तो आप भी इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बोर हो गए होंगे, चलिए एग्जाम्पल चौथे पर। ही वॉज रिजेक्टेड बाई हिज टीम, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन वेंचर। अब देखिए, अब आप हैविंग से शुरू कर सकते हैं, इसको रिजेक्टेड से शुरू कर सकते हैं। चलिए रिजेक्टेड से, हैविंग नहीं लगाते तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, रिजेक्टेड, यहां से शुरू कीजिए इस जगह से। तो रिजेक्टेड बाय हिज टीम, कॉमा लगाएंगे, फिर ही, कैपिटल नहीं ऐसे लिखेंगे, ही डिसाइडेड, अब पूरा उतार दीजिए, टू स्टार्ट हिज ओन, ठीक है, पूरा एज इट इज लिख दीजिए। अब मेथड 2 की बात करते हैं भाई। देखिए, सिंथेसिस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कंबाइन करके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ लेना। अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन कौन से हैं भाई, और जान लीजिए वो कब कब इसका प्रयोग करेंगे। हु और हुम। आप जानते हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, जबकि हुम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आफ्टर ए प्रपोजिशन। विच का प्रयोग, देख ध्यान रखना, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, विच हमेशा वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए प्रयोग होता है। विच और दैट का प्रयोग किसके लिए, वस्तुओं और जानवरों के लिए। विच इज ऑफन यूज्ड फॉर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जब कोई आप सूचना दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है और निर्जीव है या जानवर है, तब हम विच का प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर सूचना आवश्यक है देना और निर्जीव या जानवर है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो दैट इज टिपिकली यूज्ड फॉर एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और इसके साथ जब दैट का प्रयोग करते हैं तो कॉमा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना भाई। हुज आप जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है, जो किसी वस्तु का व्यक्ति से संबंध बता सकता है या 2 व्यक्तियों का संबंध भी बता सकता है। आप समझेंगे कब, जब उदाहरण देखेंगे। फिर वेयर आप जानते हैं यूज्ड फॉर प्लेसेस, जगह या स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन आप जानते हैं कब, कब का मतलब जब, जब का मतलब समय, ये समय के लिए, ये स्थान के लिए। और हुज संबंधवाचक है भाई, संबंध ना, संबंध के लिए, ठीक है। अब आ जाइए पहला, दिस इज द हॉस्पिटल आई वॉज बोर्न हियर। 2 सेंटेंस हैं, ये हॉस्पिटल है, यहां मेरा जन्म हुआ था। हॉस्पिटल क्या है, एक स्थान है भाई, और स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेयर। तो कैसे लिखेंगे कि दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न,
ये वो हॉस्पिटल है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो कैसे लिखेंगे भाई इसको? दिस इज द हॉस्पिटल, और फिर फुल स्टॉप नहीं लगाना है, वेयर बीच में लिखना है, कंबाइंड, ये जोड़ने वाला है, संयोजक शब्द है, वेयर आई वाज बोर्न। अब हेयर इसमें से कट जाएगा क्योंकि हेयर के स्थान पर वेयर आ गया। भाई जब एक अक्षर और फालतू लगा दिया वेयर में तो हेयर क्यों आएगा? तो दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वाज बोर्न, ये वो हॉस्पिटल है जहां में मेरा जन्म हुआ था या मैं जन्मा था। अगला प्रश्न देखिए, द मैन इज ए फेमस एक्टर, आई मेट हिम एट द पार्टी। देखिए, आदमी जिसे मैं मिला कहां? पार्टी में, एक फेमस एक्टर है। तो कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? देखिए, दी मैन। अब आपके पास 3 विकल्प हैं। आप हु का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी है आदमी, हुम का प्रयोग भी कर सकते हैं, और दैट का प्रयोग। दैट ऐसी शब्द है जो निर्जीव जानवर और सजीव सबके लिए आ सकता है, मनुष्यों के लिए भी आ जाता है। तो आप कोई सा भी कर लीजिए। तो द मैन, और सबसे अच्छा रहेगा हुम और आई। पहले ध्यान रखना, हु के बाद जनरली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, हु के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हुम के बाद सब्जेक्ट आता है। तो हुम लगाइए आप, हुम आई मेट एट द पार्टी, एट द पार्टी। अब आप कहेंगे सर हिम क्यों नहीं लगाए? हिम किसके लिए आया है? दी मैन के लिए आया है। ठीक है, दी मैन के लिए कौन आया है? हिम आया है, तो हिम नहीं लगाएंगे। द मैन हुम आई मेट एट द पार्टी, कॉमा, अब कॉमा लगाएंगे, इज ए फेमस एक्टर। अब समझ में आया कुछ? ठीक है। आई लॉस्ट द वॉच, माई फादर गेव इट टू मी। अब देखिए, आई लॉस्ट द वॉच। अब वॉच क्या है? थिंग है, चीज है, वस्तु है, निर्जीव है। तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट या विच का। अब अगर ये इसको आप मानते हैं एसेंशियल है तो दैट लगाइए, और कहेंगे साहब ये कोई एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल, तो विच का प्रयोग कर लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? आई लॉस्ट द वॉच, जोड़कर एक सेंटेंस बना रहा है, विच माई फादर गेव टू मी। अब इट नहीं लगाएंगे। इट क्यों नहीं लगाएंगे? इट किसके लिए आया है? वॉच के लिए आया है। तो देखिए, आई लॉस्ट द वॉच विच, विच भी लगा सकते हैं आप, दैट भी लगा सकते हैं, कोई सा एक शब्द आप लगा सकते हैं। माई फादर गेव टू मी, ठीक है भाई, इट नहीं आएगा, आप ध्यान रखना। अब इसको पढ़ना भाई आप, ये क्या है? दैट इज द गर्ल, हर ब्रदर इज ए फेमस सिंगर। अब देखिए, ये वो लड़की है जिसका भाई फेमस सिंगर है। तो लड़की और भाई के बीच में, क्योंकि ये लड़की का ही भाई है, तो लड़की और हर ब्रदर, तो ये संबंध हो गया। तो दोनों में संबंध है, इसलिए हुज का प्रयोग करेंगे कंबाइंड करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? दैट इज द गर्ल हुज, अब हर नहीं लगेगा, हुज ब्रदर इज ए फेमस सिंगर। ठीक है, ये वह लड़की है जिसका भाई एक प्रसिद्ध गायक है। आगे समझ में? चलते हैं भाई। द होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, वी स्टेड हेयर देयर लास्ट समर। अब देखिए, होटल बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब खर्चीला है या बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव या महंगा, महंगा शब्द है भाई। वी स्टेड देयर लास्ट समर, तो देखिए होटल क्या है? जगह है भाई। होटल क्या है? जगह। और जगह के लिए किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं बताइए? सही सोचा आपने, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, द होटल
कैसे लिखेंगे? द होटल, और तुरंत होटल के बाद वेयर लगाना पड़ेगा क्योंकि होटल ही जगह है भाई। वेयर वी स्टेड। अब देयर नहीं लगाएंगे, देयर देयर क्यों लगाएंगे जब वेयर लगा दिया? हेयर देयर का प्रयोग नहीं करते वेयर के साथ। वी स्टेड लास्ट समर, और अब कॉमा लगाएंगे, इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। होटल जहां हम पिछले गर्मियों में ठहरे थे बहुत महंगा है। आया ना समझ में? चलते हैं अगली बार। द पुलिस अरेस्टेड द मैन ही स्टोल द कार। देखिए, पुलिस ने आदमी को गिरफ्तार किया, और ही किसके लिए आया? दी मैन के लिए। तो सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? हु का। तो कैसे करेंगे? द पुलिस अरेस्टेड द मैन, और अब लगाएंगे हु स्टोल द कार। हु स्टोल द कार। ठीक है, मैन के लिए ही आया है तो ही को हटाइए और कर्ता लगाइए, और कर्ता कौन है? हु। भाई ही भी तो दूसरे वाक्य का सेंटेंस है, और हु का आप जानते हैं, कर्ता हटाओ हु लगाओ। अब देखिए, इसको बताइए आप। आई नो ए मैन हिज सन इज एन एस्ट्रोनॉट। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसका लड़का एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट मतलब जो अंतरिक्ष में कार्य करते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। तो देखिए, इसका मतलब ए मैन का ही तो लड़का है ये, तो ये संबंध हुआ भाई, और संबंध है तो भाई हुज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? आई नो ए मैन, फिर हुज सन इज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है भाई, पूरा लिख दिया भाई। हिज सन हट जाएगा और हुज लग जाएगा। हिज सन के स्थान पर हुज लगाइए। अब आगे चलिए। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई बोरोड इट फ्रॉम यू। तो देखिए, बुक आया। बुक क्या है? थिंग है, वस्तु है, निर्जीव है, तो सीधी सी बात है विच लगेगा या दैट लगेगा, एक का प्रयोग होगा ना। समझ में आ गया ना? तो कैसे लिखेंगे? किताब बहुत रुचिकर है, आई बोरोड इट फ्रॉम यू, जो मैंने तुमसे उधार ली थी। तो देखो कैसे लिखेंगे? द बुक, अब सोचिए, बुक है, उसी के लिए तो विच आएगा, बुक के लिए तो आएगा। तो देखिए, द बुक विच आई, अब यहां जाइए, विच आई बोरोड। इट मत लगा देना क्योंकि इट किसके लिए आया है? बुक के लिए। आई बोरोड फ्रॉम यू, पूरा लिख दिया यहां तक, यू तक, और फिर कॉमा लगाएंगे। अब आ जाइए यहां, वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वाज वेरी इंटरेस्टिंग, अब तो समझ में आ गया ना? वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नौमा देखिए, ट्यूजडे इज द डे द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड देन। ट्यूजडे वह दिन है जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अब कब कब होगा? ट्यूजडे को। कब का मतलब समय, और समय के लिए क्या आता है? व्हेन। याद है ना? समय के लिए क्या आता है? व्हेन। व्हेन का मतलब कब, कब का मतलब जब, जब का मतलब समय। ठीक है, तो देखिए, ट्यूसडे, यहां से ट्यूसडे से शुरू किए, इज द डे। ट्यूसडे वह दिन है व्हेन, व्हेन लगाइए, दी रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड।
अब देन मत लगा देना, देन माने तब, तब का मतलब जब, जब व्हेन आ गया तो देन क्यों आएगा, ठीक है। वैसे भी तुक्का लग रहा है देन और व्हेन, जैसे हेयर देयर है और वेयर, जब वेयर आ गया तो हेयर एंड देयर नहीं लगेगा, इसलिए जब व्हेन आ गया तो देन क्यों लगेगा, ठीक है ना ट्रिक। तो अब मेथड थर्ड, जिसकी सहायता से आप दो या दो से अधिक वाक्यों को आसानी से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए मेथड थर्ड क्या है, सिंथेसिस इज बीइंग कंजक्शंस एंड लिंकर्स यूजिंग, ठीक है भाई, सिंथेसिस यूजिंग कंजक्शन एंड लिंकर्स फॉर ज्वाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस। देखिए अब कैसे लिंकिंग वर्ड के रूप में, लिंकिंग मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए कैसे हम कंजक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर दोनों वाक्य ऐसे हों कि एक दूसरे के विरोधाभासी वक्तव्य दे रहे हों, तब उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए या तो हम दो का प्रयोग करेंगे या ऑल दो का प्रयोग करेंगे, इवन दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब तीनों में से एक, दो, ऑल दो या इवन दो, तीनों का अर्थ होता है यद्यपि। फिर उनके साथ बट का प्रयोग भी कर सकते हैं और यट का भी प्रयोग सकते हैं, जैसे यद्यपि राम बहुत गरीब है फिर भी ईमानदार है। गरीब और ईमानदार होना, क्योंकि सामान्य हालांकि ये मत कहना कि गरीब ही ईमानदार होते हैं, जब मैंने सेंटेंस के रूप में कहा है, सॉरी इसके लिए। हाँ जैसे यद्यपि मोहन बीमार है फिर भी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है ना। तो दोनों विरोधाभासी वाक्य हैं, मोहन बीमार है क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, तो दोनों विरोधाभासी, बीमार व्यक्ति क्रिकेट कैसे खेलेगा, इसलिए ऐसे सेंटेंसों को हम दो, ऑल दो, इवन दो का प्रयोग करके जोड़ते हैं और उनके साथ सहायक बीच में हम बट और यट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे वाक्यों में मैं आपको बताऊंगा, बट यट का भी प्रयोग ना करें तो उनकी जगह कॉमा का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगर वाक्य में एक का कारण दूसरा बन रहा हो तो अब हम उनको बिकॉज, सिंस, है ना, एज या ओइंग टू या ड्यू टू से जोड़ते हैं। बिकॉज से, सिंस से, एज से, ओइंग टू या ड्यू टू। अब मैंने सारी चीजें नहीं लिखी हैं, कोई बात नहीं, वाक्यों में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। इसी तरह अगर दोनों वाक्यों में एक दूसरे का कोई उद्देश्य दे रखा हो तो उन दोनों वाक्यों को हम सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से जोड़ते हैं, सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से। अभी आप सुन रहे हैं भाई, सुन लीजिए, जैसे यहां मैंने 9 एग्जाम्पल बताए हैं ना, उसी तरह यहां भी बताऊंगा, आप चिंता क्यों करते हो। आप चलिए अगर दो वाक्य ऐसे हों कि एक दूसरे का रिजल्ट बता रहा हो, परिणाम बता रहा हो, तब उनको हम सो और दैट से जोड़ेंगे या सच और दैट से जोड़ेंगे, दोनों का प्रयोग करके, सो दैट या सच दैट का प्रयोग करके। और यदि कंडीशन बता रहा हो तो इफ या अनलेस से जोड़ते हैं। इस सब से मुझे ध्यान आ गया कि मैंने आज ही आपको 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए और एक फ्रेजल वर्ब के लिए, और आप जानते हैं दोनों ही टॉपिक कक्षा 12 की व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको भी कठिन महसूस हो रहे होंगे, तो देर किस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद आप दोनों टॉपिक और दोनों ही इसी चैनल पर देख सकते हैं, एक कंडीशनल सेंटेंस का, एक फ्रेजल वर्ब का। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की बात। देखिए मैंने अभी बताया ना, अगर दोनों वाक्य एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट या विपरीत वाली बात कर रहे हो तो हम दो, ऑल दो या इवन दो से उनको जोड़ते हैं। तो देखिए आ गया पहला कॉन्ट्रास्ट वाला है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, ही डिड नॉट सक्सीड। अब दोनों बातें हुई ना, कठोर परिश्रम करने वाला सामान्यतः सफल हो जाता है, लेकिन यह व्यक्ति भाई सफल नहीं हुआ, तो विरोधाभासी वक्तव्य, तो हम किससे जोड़ेंगे, ऑल दो या दो से या इवन दो। तो देखिए आप दोनों, देखिए दो और ऑल दो में अंतर नहीं होता है, आप कंफ्यूज मत होना, कुछ भी लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, ऑल दो यद्यपि, ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। अब देखिए यहां आप यट लगा सकते हैं बीच में, ठीक है, और
नहीं लगाते हैं तो केवल कॉमा से काम चला सकते हैं। कॉमा लगाएंगे तो यट नहीं लगाएंगे, और अगर कॉमा नहीं लगाया तो यट लगाना पड़ेगा। तो मर्जी आपकी है। हाँ, वेरी हार्ड। कॉमा लगाइए, ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वो सफल नहीं हुआ। और अगर कॉमा नहीं लगाते तो उस कॉमा की जगह क्या लिख देते, यट लिख देते। तो बताया ना मैंने अभी कि कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो की जगह में दो लगा सकता था, और फिर बट और यट में से किसी एक का प्रयोग कर सकता था। अब देखिए, अगर कोई पर्पज आए तो सीधी बात है, पर्पज के लिए हम किससे जोड़ते हैं, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से। तो देखिए, अब ही सेव्स मनी, ही वांट्स टू बाई ए कार। उसमें लिखा हुआ, अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगे, अरे उसमें लिखा हुआ आएगा यार। क्या लिखा हुआ आएगा कि कंबाइंड, कैसे आएगा, ये दोनों सेंटेंस आएंगे और कैसे लिखेंगे, कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग ऑल्दो या दो, और यहां लिखा आएगा कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़िए। तो कैसे लिखेंगे, तो फिर अब सो दैट से ही करना पड़ेगा। तो कैसे, ही सेव्स मनी, वो पैसा बचाता है, सो दैट, इसलिए क्यों बचाता है कि जिससे वो एक कार खरीद सके, सके के लिए कैन, सो दैट ही कैन बाई ए कार। कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार, 12वीं में पढ़ रहे हो, मजाक है क्या। तो ही सेव्स मनी सो दैट ही कैन बाई ए कार। ठीक भाई, आ जाइए इस पर। सी मस्ट वर्क हार्ड, सी विल नॉट पास द एग्जाम। देखिए, उसे कठिन परिश्रम करना ही होगा, नहीं तो वो परीक्षा में पास नहीं होगी। कौन सा हुआ इसमें देखना भाई, कंडीशन लगी हुई है, इफ या अनलेस का प्रयोग करके। कंडीशन लगे तो इफ का प्रयोग करते हैं या अनलेस का प्रयोग करते हैं। यहां भी तो कंडीशन लगी हुई है, ये भैया या तो कठिन परिश्रम कर ले, नहीं तो परीक्षा में पास नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे, अनलेस से शुरू कर दीजिए, अनलेस सी वर्कड हार्ड। अब मस्ट मत लिख देना क्योंकि अनलेस आ गया। अनलेस सी वर्क हार्ड, कॉमा लगाना, सी विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, अनलेस इफ नॉट, अनलेस बराबर क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। ठीक है भाई, तो यहां वैसे इफ से कैसे बना सकते थे, इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड, अरे क्या आ गया यार, इफ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास द एग्जाम, ऐसे लिख सकते थे। तो मैंने इसको अनलेस लगा दिया, इफ और नॉट हटा दिया, तो डज भी हट गया भाई। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, सॉरी ये आ गया ना, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट पास द एग्जाम। ये कौन सा है, कौन सा है भाई, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। ये कैसे पता लगेगा, वीडियो जाकर देख लीजिए कंडीशनल सेंटेंस वाला। 5वां प्रश्न देखिए, सी वाज इल, सी अटेंडेड द क्लास। दोनों विरोधाभासी है ना, वो बीमार थी फिर भी उसने क्लास अटेंड की। तो कैसे लिखेंगे, ऑल दो या दो, देखिए ऑल दो लिख दीजिए, ऑल दो, या केवल दो लिख दीजिए, आपका मन करे जो लिखिए, है ना। ऑल दो या दो, सी वाज इल, यद्यपि वो बीमार थी फिर भी, अब फिर भी के लिए कॉमा या यट लगाइए ना, यट लगाइए, कॉमा लगाइए। पर आजकल यट का प्रयोग सामान्यतः हम नहीं कर रहे हैं, उसके स्थान पर कॉमा लगाने का फैशन चल गया। पहले यट का प्रयोग ज्यादा करते थे जब हम लोग पढ़ते थे। कॉमा लगा के, सी अटेंडेड द क्लास, इसका मतलब हो गया यद्यपि वो बीमार थी फिर भी उसने क्लास ली, क्लास में वो उपस्थित रही। अब देखिए, यहां देखिए, द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, आई कुड नॉट सॉल्व इट। तो देखिए दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए सो दैट का प्रयोग अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि भाई इस दोनों वाक्यों को सो दैट का प्रयोग करते हुए जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे? दी प्रॉब्लम वाज वेरी को हटाइए, सो लगाइए, वाज सो डिफिकल्ट, समस्या इतनी ज्यादा कठिन थी, दैट बीच में लगाइए फुल स्टॉप के स्थान पर, और आई कुड नॉट सॉल्व, ठीक है, इट नहीं लगाएंगे। अब अगर इसी को पूछे कि भाई टू का प्रयोग करके, इसको टू का प्रयोग करके, टू का प्रयोग करके, तो टू नेगेटिव सेंस में आता है और वेरी के स्थान पर आता है, तो कैसे लिखेंगे? द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट, परेशानी इतनी ज्यादा थी, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट। अब देखिए यहां तो करता है दी प्रॉब्लम और यहां करता है आई। अगर दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों तो आई के स्थान पर फॉर मी करना है, ही के स्थान पर फॉर हिम करना है, सी के स्थान पर फॉर हर करना है, ठीक है, और वी के स्थान पर फॉर अस करना है। तो आई के लिए फॉर मी करेंगे आप, फॉर मी, और फिर कुड नॉट नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया था टू का मतलब नेगेटिव सेंस होता है, तो दो नेगेटिव नहीं आएंगे भाई। तो द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी, और फिर आएगा टू सॉल्व और फुल स्टॉप। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया, आ जानी चाहिए। चलिए मैं एक दो सेंटेंस और बता दूंगा, ठीक है, ये तो आ गया होगा ना। अब चलिए मैं इसको मिटाता हूं, चलिए एक और बताता हूं, चलिए एक और दूसरा लिखते हैं, एक वाक्य और, चलिए आपकी सहूलियत के लिए। इसको तो आपने सुन ही लिया, तो अब देखिए एक सेंटेंस और इसके स्थान पर मैं लिखता हूं। तो देखिए जैसे दी टी इज वेरी हॉट, ठीक है, ही कैन नॉट ड्रिंक इट। चलिए ये आ गया, मान लो ये सेंटेंस होता है और उसको कहता है आपसे भाई सो दैट से जोड़िए। तो सो दैट से आप कैसे जोड़ते, कैसे लिखते? द टी इज वेरी के स्थान पर सो लगाइए, सो हॉट, और फुल स्टॉप के स्थान पर दैट, फिर ही कैन नॉट, इसमें तो सीधा सीधे यही लग जाता है कैन नॉट ड्रिंक, बस इट हटेगा। तो ये तो सो दैट का प्रयोग करके मैंने इसको वाक्य को बना दिया। अब इसी को अगर मैं कहूं टू का प्रयोग करके, तो कैसे टू का प्रयोग कैसे करेंगे? द टी इज वेरी के स्थान पर टू लगाइए, टी डबल ओ वाला, तो टी इज टू हॉट। अब दोनों करता, यहां टी है और यहां ही है, तो फॉर हिम लगेगा, फॉर हिम, और कैन नॉट नहीं आता क्योंकि टू नेगेटिव होता है, तो फॉर हिम टू आएगा, केवल टू ड्रिंक, ध्यान रखना। ऐसे ही एक सेंटेंस में और लिखूंगा, नहीं टाइम लगेगा। जैसे द वाटर इज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट बाथ इन इट, मैं इसमें नहा नहीं सकता, तो सो दैट का प्रयोग कैसे करेंगे? द वाटर इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट टेक बाथ इन इट, ठीक है भाई। और अगर टू का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी, टू कोल्ड फॉर मी टू टेक बाथ इन, इट हटेगा लास्ट का, बाथ इन, ठीक है। अब चलिए अगले उस पर चलते हैं।
ही मस्ट अपोलोजाइज, उसे माफी मांगनी चाहिए। ही विल नॉट बी पार्डन, नहीं तो उसको माफी नहीं दी जाएगी। जब तक वो पश्चाताप या रिग्रेट प्रस्तुत नहीं करता है उसको माफी नहीं दी जाएगी। तो देखिए, जब तक, इसका मतलब देखिए, सोचिए, अनलेस का ये आ सकता है कि भाई अनलेस का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को, वो लिखा आएगा उसमें, कंबाइन दीज गिवन सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस, ऐसे आएगा। तो अनलेस का प्रयोग कर दीजिए, उसमें आपको पता रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? अनलेस, जब तक वो माफी नहीं मांगता है, अनलेस ही अपोलोजाइजेज, ध्यान रखनी, अपोलोजाइजेज। देखिए यहां मस्ट है, ये मॉडल है, मॉडल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ईएस नहीं लगता है। लेकिन अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, उसका पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। जाकर वीडियो में देख लीजिए। अनलेस ही अपोलोजाइजेस, कॉमा लगाइए, ही विल नॉट बी पार्डन्ड। ठीक है भाई, अनलेस से हो गया। अनलेस ही अपोलोजाइजेस, यदि वो माफी नहीं मांगता है तो उसे माफी नहीं मिलेगी। अब देखिए, मैंने जैसे वादा किया था, आपको कैसे पता लगे, कैसे जोड़ें दिए गए वाक्यों को। तो देखिए, स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, रीड, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? धैर्य बनाए के रखना है। रीड सिंपल सेंटेंसेस केयरफुली। आपके लिए जो दोनों वाक्य दिए गए हैं जोड़ने के लिए, उनको ध्यान से पढ़िए। एंड आइडेंटिफाइड द रिलेशनशिप, और दोनों वाक्यों के बीच में क्या संबंध हो सकता है उसको पहचानिए। दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कीजिए। फिर क्या करना है? चूज द करेक्ट मेथड। फिर एक करेक्ट मेथड यूज करना है कि हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, या कंजक्शंस का प्रयोग करना है। मैंने लिख दिए तीनों, पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, या कंजक्शन का प्रयोग करना है। फिर सोचिए उसके बारे में। वैसे आपको नहीं सोचना है, दिया हुआ होगा। ये तो और कक्षाओं के लिए तैयारी के लिए मैं करा रहा हूं। फिर क्या करना है? 3, इंश्योर द न्यू सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर सोचिए, आपने जोड़ जाड़ कर तो दिया, फिर सोचिए क्या आपके द्वारा बनाया गया जो नया वाक्य है वो ग्रामर की दृष्टि से सही है। एंड डज नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल मीनिंग, और कहीं इससे दोनों वाक्यों का भाव बदल तो नहीं गया है। ठीक है। फिर क्या करना है? कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हो? अवॉइड क्रिएटिंग रन ऑन सेंटेंसेस। ठीक है, द सिंथेसिस मस्ट बी सीमलेस। अब चलिए भाई, मेथड ये आपने सीख लिया। तो 3 मैंने मुख्य बताए थे। अब इसको बहुत पूछता है यार, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। 2+ इन्फिनेटिव जानते हैं, 2+ बेस वर्ब अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके बहुत पूछता है, और ये सबसे सरल भी है यार। कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड में तो इसको एक प्रश्न तो आता है ये 2 में से यार। तो कैसे करते हैं, ध्यान करना। फोकस ऑन कंबाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 बाय कन्वर्टिंग द पर्पस और इंटेंशन ऑफ एन एक्शन इनटू एन इंफिनिटिव फ्रेज। पढ़ तो दिया, समझ में आई? आ गई तो ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देना, समझा दूंगा यार। सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ लीजिए। लुक फॉर सेंटेंसेस विथ इंटेंशन, गोल और आउटकम। भाई इनका इरादा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, और इसमें क्या परिणति इसकी होने वाली है, वाक्य को ध्यान से पढ़कर आपको पता लगेगा। फिर कंबाइन देम बाय रिमूविंग द सेकंड सब्जेक्ट। उसके पश्चात आपको दूसरी जो वर्ब है कर्ता की, उसको हटाना है और उसके स्थान पर टू लगाना है, 2+ वर्ब लगाना है। कठिन लग रहा है? समझ में आ जाएगी, चिंता क्यों करते हो। एग्जाम्पल्स आपके सेवा में हाजिर। तो देखो, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, ही वांटेड टू बाई वेजिटेबल्स। वो मार्केट गया, क्यों गया?
क्या उद्देश्य था उसका? सब्जी खरीदने के लिए। तो जिस उद्देश्य के लिए गया है उसके आगे टू लगाइए, लिख दीजिए। कैसे लिख देंगे भाई? तो देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, ही वांटेड को हटाइए और यहां से लिख दीजिए टू बाई वेजिटेबल्स। अब भाई यार इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों गया? सब्जी खरीदने के लिए गया। कम आया, अगले से ज्यादा आ जाएगा। सोचिए, क्या सोचिए? ही वर्क्स डे एंड नाइट, हर एम इज टू सिक्योर ए स्कॉलरशिप। वो दिन और रात मेहनत करती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है कि भाई उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कड़ी लिखिए, सी वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन रात मेहनत करती है। किसके लिए? बस उसको ही लिख दीजिए का ना, इसको हटाइए, टू सिक्योर ए स्कॉलरशिप। ठीक भाई, आ गया ना समझ में? अब देखिए इस पर आइए, आई हैव सम वर्क आई मस्ट फिनिश इट, मेरे पास को काम है और मुझे समाप्त करना चाहिए। कैसे बनाएंगे सोचना, दोनों को कंबाइन करना है टू का प्रयोग करके। तो कैसे जोड़ेंगे भाई? आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क टू फिनिश, आई हैव सम वर्क टू फिनिश। ये हटेगा दूसरा सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया था यहाँ यार, ध्यान से पढ़े है ना। कंबाइन देम बाय रिमूविंग द सेकंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है भाई, और टू प्लस वर्ब का यूज करना है। देखिए भाई, तो आई हैव सम, तो मैंने आई और मस्ट को हटा दिया, टू के आगे फिनिश लगा दिया बस। अब देखिए और चलिए, सी नीड्स ए जॉब, सी वांट्स टू सपोर्ट हर फैमिली। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे बताइए, सी नीड्स ए जॉब, किसके लिए? हटाइए इसको, टू सपोर्ट हर फैमिली। उसे एक जॉब की जरूरत है जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, उसका सहारा बन सके। और देख लीजिए यार, माई मदर वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, सी हैड टू पोस्ट सम लेटर्स। क्यों गई मां? लेटर को पोस्ट करने के लिए। हेड, ये सी हेड हट जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? बना दीजिए, माई मदर वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट सम लेटर्स। ठीक है, माई मदर वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट सम लेटर्स। ठीक भाई, आप एक और देख लीजिए, सी सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही वांटेड टू एजुकेट हिम। सरल है ना? तो कैसे लिख देंगे इसको? चलो मैं सीधे सीधे बता देता हूं, सी सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। बस ये हट जाएगा, बस टू एजुकेट लिख जाएगा, पूरा सेंटेंस लिखेगा, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, शिक्षा देने के लिए अमेरिका भेजा जाता है। चलिए पांचवी एक और विधि भाई, देखिए, यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स placing a noun or noun phrase directly next to the another noun to explain, rename or provide additional information about it in the same sentence। ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है यार, ये तो मैंने ज्यादा होशियार बच्चों के लिए लिख दिया है, आपका काम तो वैसे ही चल जाएगा। देखिए
इसमें क्या करते हैं, अगर एक ही व्यक्ति की दो या दो से अधिक विशेषताएं आ रही हो एक ही सेंटेंस में, तो और एक व्यक्ति के लिए कोई दूसरी विशेषता आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों को कॉमा लगा के लिख देते हैं। तो ऐसे वाक्यों को फिर उसकी पूरी चीज को लिखते हैं। जैसे एक पहला सेंटेंस देखिए, यहां देखिए, मिस्टर शर्मा इज अवर प्रिंसिपल, ही इज रेनोड एजुकेशनिस्ट, वो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है। तो मिस्टर शर्मा की दो विशेषताएं, पहला प्रिंसिपल है, दूसरा एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट है। तो दोनों को कॉमा लगा के लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, मिस्टर शर्मा इज, पीछे जाएगा भाई, अवर प्रिंसिपल, कॉमा लगेगा यहां, मिस्टर शर्मा अवर प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगेगा, दो कॉमा लगेंगे यहां, और फिर क्योंकि इज यहां भी है, इज यहां भी है, ये दो इज है ना, तो एक इज का प्रयोग करेंगे, इज ए, और फिर इस पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, रेनोड एजुकेशनिस्ट। मैंने समय बचाने के उद्देश्य से इनके उत्तर पहले ही लिख लिए भाई। अब देखिए दूसरा और सोच लीजिए, ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज हिस्टोरिकली रिच सिटी, ये ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शहर है। तो देखिए दिल्ली की दो विशेषताएं, ये तो कैपिटल ऑफ इंडिया है और हिस्टोरिकली रिच है भाई, तो दोनों को कॉमा लगा के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दिल्ली पहली कॉमा, इज हटेगी, तो कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगेगी, और अब यहां आ जाइए, इट हट गए, इज ए हिस्टोरिकली रिच सिटी। आ गया ना समझ में। दिल्ली, ये जो इज दी और इज दी ये आ रहे हैं ना, इनको हटाइए, इज को हटाइए, कुल मिला के इज है, यहां तो दी है तो दी तो रहेगा, यहां ए है अगर ना, तो इज हटेगा और इज हटेगा और इट हट तो हटेगा, क्योंकि दिल्ली के लिए क्या है, इट, दिल्ली के लिए क्या है, इट। तो देखो, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए हिस्टोरिकली रिच सिटी। ठीक है भाई। अब यहां आ जाइए, इसको कैसे करेंगे, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट प्ले राइट, नाटककार थे, बहुत महान नाटककार थे। ही रोट हेमलेट, उन्होंने हेमलेट, इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। तो कैसे लिखेंगे, शेक्सपियर, देखिए कैसे लिखेंगे, शेक्सपियर लिखिए, शेक्सपियर, वाज नहीं लिखिएगा, है ना, क्योंकि वाज आप कहेंगे सर वाज इधर कहां है, अरे भाई वाज नहीं है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो एक ही रहेगा भाई, शेक्सपियर कॉमा लगाएंगे, ए ग्रेट प्ले राइट, फिर कॉमा लगाएंगे, और ही नहीं लगेगा क्योंकि ही किसके लिए आया, शेक्सपियर के लिए आया है। फिर रोट, क्या लिखा उन्होंने, हेमलेट, और ये इन। ठीक है, अब यहां जाइए, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। इट ओरिजिनेट्स, इसका उद्गम कहां से होता है, इन द हिमालयज, हिमालय से, इसका गंगोत्री से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सोच लेना, सोचना भाई, कैसे लिखेंगे बताना, दी गंगा, फिर कॉमा, इज आ रहा है ना, तो इज ये और इज। अब आप कहेंगे सर यहां तो इज है, यहां एस या ऐसे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है यार, एक ही बात है। वहां बाज और सेकंड फॉर्म से समझौता नहीं किया था क्या हमने, तो यहां भी कीजिए, इज और एस या एस से। तो गंगा कॉमा लगा के ए फिर कॉमा लगाइए, अब यहां आ जाइए, इट नहीं लगेगा भाई, इट देखता रह जा भाई, तुझे नहीं लगाएंगे। ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज। ठीक है भाई, आशा है आपको मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यार, मैंने अब तक नहीं कहा है, आज तो लाइक का बटन दबा ही दीजिए आप, और मित्रों को शेयर कर देना घर जाके। चलो ठीक है, और घर देख रहे हैं तो फिर कर ही देना यार। अब
छठा और लास्ट मेथड, चलिए 7 की बजाय मैं 6 ही बता देता हूं, फिर आपको समुचित अभ्यास भी कराना है और 55 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए छठा मेथड, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, क्रिया विशेषण या उनकी फ्रेज का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट वन सेंटेंस इनटू एन एडवर्बियल फ्रेज टू शो हाउ, व्हेन और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंड। These phrases modify verbs and can be placed at different points in a sentence. अब चलिए आपके समझ में जब आएगा, ये भाषा आपके समझ में नहीं आई होगी, चलिए एक सेकेंड। हाँ, अब एग्जाम्पल से आप समझते हैं। देखिए, द वेदर क्लियर्ड, वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी देन। जब मौसम क्लियर हो गया तब हमने अपनी यात्रा जारी की। या तो कैसे लिखेंगे, जब, कब की, जब मौसम क्लियर हो गया तो पहले जब लगाना पड़ेगा और जब के लिए व्हेन। तो देखिए, व्हेन द वेदर क्लियर्ड, यहां देखिए व्हेन द वेदर क्लियर्ड, कॉमा लगाएंगे फिर फुल स्टॉप की बजाय, वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी, और देन नहीं लगेगा। देन क्यों नहीं लगेगा, जब व्हेन आ गया तो देन क्यों आवेगा भाई। ठीक है भाई। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इट वाज एन एस्टोनिशिंग फीट। तो देखिए, ये तो आंसर लिख दिया है मैंने, एस्टोनिशिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आ गया ना समझ में। तो अब देखिए, यहां देखिए, द सनसेट, सूर्य छिपा, छिपता है, छिपा। द ट्रेवलर स्टॉप्ड, और आपसे कहे कि भाई आफ्टर का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसों को कंबाइन कीजिए। तो आफ्टर द सनसेट, देखिए यहां सन अलग है, सेट इसकी क्रिया है, लेकिन जब एक साथ कहेंगे सूर्यास्त, वहां सूर्य छिपता है और यहां क्या लिख रहा हूं मैं, सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त है तो सनसेट एक साथ आएगा। आफ्टर दी सनसेट कॉमा लगाइए और फिर लिख जाएगा दी ट्रेवलर स्टॉप्ड। ठीक है भाई, ऐसे लिख देंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, हिज पुअर परफॉर्मेंस वाज द कॉज। ठीक है, बिकॉज ऑफ का प्रयोग करके आपसे पूछ सकता है, बिकॉज ऑफ का प्रयोग करके या ड्यू टू का प्रयोग करके या ओइंग टू। ठीक है, ओइंग टू का प्रयोग करके आप इसको जोड़िए भाई। तो कैसे लिखेंगे, क्यों नहीं हुआ भाई, देखो ही वाज नॉट सेलेक्टेड, हिज पुअर परफॉर्मेंस वाज द कॉज। उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने पुअर परफॉर्मेंस की, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। देखो कैसे लिखेंगे, ही वाज नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ, कारण है, क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, कारण के कारण, मैंने पहले ही बता दिया था। तो बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप बिकॉज ऑफ ना लगाएं तो इसके लिए इसके स्थान पर ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तब कैसे लिखते, ही वाज नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस। तो आप बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं, या ओइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। समरी 6 की आपके कम समझ में आया था तो मैंने समरी के रूप में भी लिख दिया। कैसे, दिस टेक्निक यूज डिफरेंट प्रपोजिशनल फ्रेजेस टू शो, क्या क्या दिखाने के लिए, कॉज कारण ना, कॉन्ट्रास्ट विपरीत चीज भी दिखा सकते हैं और एडिशन भी दिखा सकता है। जब देखिए, जब कॉज और रीजन दिखाए तब हम क्या करेंगे, प्रोपोजिशन इंक्लूडेड, तब हमें क्या करना है, ड्यू टू लगाना है या बिकॉज ऑफ लगाना है या ओइंग टू लगाना। मैंने अभी बताया था, या तो ड्यू टू लगाइए, बिकॉज ऑफ लगाइए या ओइंग टू लगाइए। अगर दोनों विपरीत बात हो तब क्या करना है, हमें क्या लिखना है, तब हमें लगाना है इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। इंस्पाइट माने के बावजूद, इंस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद, और
डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ लगाएं या डेस्पाइट लगाएं, एक ही बात है, जब दो विरोधी बातों को दर्शाया गया हो। अब देखिए, अब अगर कोई अतिरिक्त बात आ रही हो उसी में, तो उसके लिए हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं या एडिशन टू का प्रयोग, एंड का प्रयोग या एडिशन टू का प्रयोग। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पेपर में आती है। देखें, द टाइगर वाज हंग्री, पहला प्रश्न है, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। ठीक है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसमें आए, कैसे आएगा, कंबाइन दी सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, मैंने अभी बताया था, बीइंग भूखा होने के कारण। फिर देखिए, द टाइगर किल्ड ए गोट, ही किसके लिए आया, द टाइगर के लिए। बीइंग हंग्री, द टाइगर किल्ड ए गोट। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा, सिंथेसिस यूजिंग एन इन्फिनिटिव, टू का प्रयोग, टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो देखिए, ही हैज 5 चिल्ड्रेन, उसके 5 बच्चे हैं, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, उसे उनके लिए उपलब्ध कराना चाहिए भोजन, शिक्षा, जो कुछ भी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ही हैज 5 चिल्ड्रेन, और मस्ट हट जाएगा ही मस्ट तक, और यहां आ जाएगा टू। मैं बताया ना, कर्ता प्लस मॉडल या जो सहायक क्रिया है उसको हटा देते हैं, और जो वर्ब होती है उससे पहले टू लगा के पूरा वाक्य उतार देते हैं। ठीक है, तो ही हैज 5 चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड फॉर देम, देम नहीं लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रेन आ चुका है, देम किन के लिए आया है, चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, अब देखिए, सिंथेसिस यूजिंग ए नाउन, पूरा अब तक जो मैंने पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं भाई मैं। तो देखिए, सिंथेसिस यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो देखो, अलेक्जेंडर वाज ए ग्रेट किंग, महान शासक था, ही इन्वेडेड इंडिया, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो कैसे लिखेंगे, अलेक्जेंडर की 2 विशेषताएं, अब ध्यान आ गया ना, गंगा की 2 विशेषताएं थी, पवित्र नदी है, मिस्टर शर्मा की आई थी, तो ऐसे ही आए, अलेक्जेंडर कॉमा लगाइए, फिर वाज नहीं लगाएगा, और क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ए ग्रेट किंग, ए ग्रेट किंग, और कॉमा लगा के इन्वेटेड, इन्वेडेड इंडिया, ही नहीं लगेगा क्योंकि अलेक्जेंडर के लिए आया है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। सिंथेसिस यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, अभी बताया था, दी सनसेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। देखिए, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाय सनसेट, ये थोड़ी देर पहले बताया था, समझ में आ गया होगा। पांचवा जो मैंने बताया था, सिंथेसिस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग बट, बट का प्रयोग करके। ठीक है, देखिए, ही इज वेरी रिच, ही इज नॉट हैप्पी, दोनों विरोधाभासी चीजें। भाई धनवान व्यक्ति खुश रहने चाहिए लेकिन वो खुश नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ही इज वेरी रिच बट कॉमा लगा के ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश खुश नहीं है। भाई ही इज रिच ऐसे ही बना सकते थे, ही इज रिच यट अनहैप्पी। बट लगाने में पहले कॉमा लगता है, यट लगाने में कॉमा नहीं लगता है, और इनसे पहले हम ऑल दो भी लिख सकते थे। किसका प्रयोग, कैसे भी लिख सकते इसको, ऑल दो ही इज वेरी रिच कॉमा ही इज नॉट हैप्पी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज वेरी रिच ऑल्दो ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, देखो, सिंथेसिस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग दैट, दैट का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, दैट का प्रयोग करके, दैट का प्रयोग करके बनाना है। भाई देखो, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट, हाउस के लिए ना, हाउस क्योंकि निर्जीव है भाई, तो दैट आएगा, दिस इज द हाउस दैट, दैट यहां लग जाएगा। ठीक है, और जैक बिल्ट पूरा लिख गया, इसमें आसान है भाई। सिंथेसिस यूजिंग टू टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द न्यूज इज वेरी गुड इट कैन नॉट बी ट्रू, तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, द न्यूज इज वेरी के स्थान पर टी डबल ओ लगाइए, गुड, फिर कैन नॉट हट जाता है, इट कैन नॉट, फिर टू यहां लग जाएगा, बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। सो दैट का प्रयोग कैसे करते, सो दैट का भी ला सकता था, कैसे लगाते, द न्यूज इज सो गुड, वेरी की जगह गुड आ जाता है ना, सो गुड दैट इट
कैन नॉट बी ट्रू, ऐसे यार, सो दैट का प्रयोग ऐसे कर। सिंथेसिस यूजिंग ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जैसे द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, जैसे ही पुलिस आई प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड या हैविंग अराइव्ड द पुलिस द मॉब डिस्पर्स्ड, ठीक है भाई। सिंथेसिस यूजिंग ए कंसेशन, ऑल्दो या इवन दो का प्रयोग करके, ही वर्कड वेरी हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम, दोनों विरोधाभासी वक्तव्य हैं। यद्यपि ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, कॉमा लगाइए, ही फेल्ड द एग्जाम, फिर भी वो फेल हो गया। ये तो मैंने बहुत कराया है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दी सन रोज द फॉग क्लियर्ड, कभी कभी दो या दो से अधिक आ सकते हैं, 3 वाक्य भी आ सकते हैं। देखिए, दी सन रोज, सूर्य होगा, वैसे सामान्यतः आपको नहीं आएगा, फिर भी मान लेते हैं, घबराना नहीं है। ऐसा हो जाए तो दी सन रोज, सूर्य उदय हुआ, फॉग क्लियर्ड, कोहरा हटा, द ट्रेवलर्स स्टार्टेड देयर जर्नी, तो जर्नी कब स्टार्ट की, इन सब के बाद। तो कैसे लिखेंगे, एट सनराइज, वो सनसेट लिखा था एक साथ ना, सनसेट की जगह सनसेट एक साथ लिखा, ये सनराइज है सूर्योदय, कॉमा लगाइए। द फॉग क्लियर्ड, द फॉग हैविंग क्लियर्ड, ठीक है, फिर कॉमा लगाया कि द ट्रेवलर्स स्टार्टेड देयर जर्नी। तो देखिए, मैंने सिंथेसिस में हर एक पहलू को लाने का प्रयास किया है, और मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा कठिन आपके लिए कुछ आ सकता है। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। और आप क्या देखना चाहते हैं, आप किसी विशेष विषय में मॉडल पेपर चाहते हैं या कोई और टॉपिक इंग्लिश में? देखिए, मैंने इंग्लिश के लिए 151 प्रश्नों वाला एक वीडियो डाला था, जिसमें छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात आपकी दोनों फ्लेमिंगो और जो दोनों किताबें आपकी, उन दोनों का रिवीजन करा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने, अब चूंकि 1-2 प्रश्न 6-6 नंबर के भी आते हैं, तो उनके लिए अर्थात बड़े प्रश्नों के लिए जो 3 और 5 नंबर के लिए, उनके रिवीजन के लिए मैंने क्या किया भाई, एक और वीडियो बनाया था, जिसमें 51 बड़े बड़े प्रश्नों के माध्यम से मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम का पुनः रिवीजन कराने का प्रयास किया था भाई। तो इस तरह से आपकी दोनों किताबों के सारे प्रश्नोत्तर उससे ज्यादा नहीं जाएंगे भाई। अगर आपको याद है तो मैं नहीं समझता उससे ज्यादा कुछ भी पेपर सेटर आपसे पूछ सकता है। उसमें मैंने आप एक प्रश्न जो आएगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो भी हर कविता से एक एक प्रश्न लेकर, पद्यांश लेकर या एक्सट्रैक्ट लेकर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया था। फिर उसके बाद आपको मैंने कल या आज, कल नहीं आज, अब लेट नाइट, हाँ अब तो कल हो गई क्योंकि आफ्टर मिडनाइट बात हो रही है। तो देखिए, आज मैंने 2 वीडियो डाले आपके, एक तो फ्रेजल वर्ब का डाला और एक डाला था कंडीशनल सेंटेंस का। कल इसको डाल दूंगा, कल का मतलब आज, अब तो दिन बदल गया ना, तो ये हो जाएगा आपका सिंथेसिस का। और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है, नहीं कहूंगा क्या करना है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह अध्ययन करते रहिए, परीक्षाएं नजदीक है। गुड नाइट।